उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। तो राजनीतिक विवाद का रूप देने का प्रयास किया। जैसे परिसीमन को लेकर इनके द्वारा जो आशंकाएं व्यक्त की गई वो तथ्यों पर आधारित नहीं है और परिसीमन एक संवैधानिक दायित्व है जिसका उद्देश्य जनसंख्या के अनुरूप संतुलित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। और जो व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई है सभी राज्यों के लिए, जैसे ये भी फैलाने का प्रयास किया गया कि कुछ राज्यों को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, कुछ राज्यों को अधिक मिल जाएगा, कहीं पर जो है कम भागीदारी होगी, तो इसमें सभी राज्यों के लिए समान अनुपात में सीटों की वृद्धि का प्रावधान था। इससे किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। विशेषकर जो उन्होंने दक्षिण भारत में कहा कि दक्षिण भारत में सीटें कम हो जाएंगी, तो उनके हितों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और बहुत जब महिला अधिकारों की बात होने लगी तो समाजवादी पार्टी एक नई बात लेकर आ गई और नई बात के धर्म आधारित आरक्षण की मांग उठा दी उन्होंने, जो कि इस भारत का संविधान कभी भी इसके आधार पर कोई आरक्षण हो ही नहीं सकता है। भारत के संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण होगा, बल्कि यह मूल मुद्दे से जो ध्यान भटाना था उसका प्रयास था। और इस प्रकार की मांगें केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाती हैं, जो ये बरसों बरसों से करते आए हैं। एक वर्ग विशेष की बात करके केवल अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास है और संविधान के जो मूल्य हैं संविधान के मूल्यों के विपरीत है। और कांग्रेस का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इस संदर्भ में बहुत ही इसी प्रकार का रहा है। दशकों तक इन्होंने अपने समय में, आप सबको पता है कि देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक इस देश की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी काबिज रही है और इन 60 वर्षों में भी लगातार 55 वर्षों तक इनके परिवार का ही, एक ही परिवार का शासन रहा है। और जब नहीं भी रहा है तब भी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उन सरकारों को इनके परिवार के द्वारा संचालित किया गया है। और लंबे समय तक, दशकों तक महिला आरक्षण को लंबित रखना उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है। शाहबानो प्रकरण में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध खड़ा होना, जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी पलटना, उसमें भी संशोधन करवा देना और 3 तलाक समाप्त करने के प्रयासों का विरोध करना। जब प्रधानमंत्री जी 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का निर्णय ले रहे थे, उस समय भी इन्होंने विरोध किया। ये इनकी इस मानसिकता को दर्शाता है, यह दिखाता है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर उनका रूप समय समय पर विरोधाभासी रहा है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के और उसके सहयोगी दलों ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों पर, जब भी कोई बड़े काम देश हित में जब भी निर्णय लिए गए हैं, उस समय इन्होंने हमेशा केवल विरोध की राजनीति की है। कोई भी विधेयक आया है उसका विरोध किया है, चाहे इसमें 3 तलाक का उन्मूलनकारी कानून हो, CAA का कानून, नागरिक संशोधन अधिनियम हो, और कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करना हो, ऐसे निर्णय हो, या GST जैसे आर्थिक सुधार शामिल हो, या अभी जो SIR की प्रक्रिया चल रही है। इस समय में आप सबको पता है कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को शुद्धि का, वोटर लिस्ट को ठीक करने का जो काम चल रहा है उसका विरोध करना हो, तो ऐसे सुधारों के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक निर्णयों पर कांग्रेस और इनके समर्थक दलों ने बार बार प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, बार बार विरोध किया है। इससे स्पष्ट होता है कि इनका विरोध हमेशा नीतिगत कम होता है और राजनीतिक अधिक होता है, कि अच्छे काम नहीं होने देने हैं। हर अच्छे काम में कहीं न कहीं बाधा बनना है, बैरियर खड़ा करना है।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त है और उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचें। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को अधिकार देना किसी प्रकार का उपकार नहीं है, बल्कि एक ये स्वाभाविक और संवैधानिक अधिकार है। यह दृष्टिकोण सरकार की नीतियों और निर्णयों में भी निरंतर परिलक्षित होता है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि परिसीमन से भी किसी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जो एक प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही थी कि दक्षिण में सीटें कम होंगी, वहां का प्रतिनिधित्व तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, संतुलित बना रहेगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लोकतंत्र की आधारशिला है। इन्हीं विधेयकों के माध्यम से इस सिद्धांत को और अधिक प्रभावी बनाने का ये प्रयास किया जा रहा था। आज देश की मातृशक्ति, चाहे वो हमारी पंचायतें हो, त्रिस्तरीय पंचायतें हो, निकाय हो या अन्य बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे विषय जहां पर आज महिलाएं बहुत शानदार तरीके से विभिन्न स्तरों पर अपना नेतृत्व कर रही हैं। ये उनकी क्षमता का एक तरह से प्रदर्शन है कि वो किसी मामले में कहीं कम नहीं है। वे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब उन्हें रोका नहीं जा सकता। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे राज्य उत्तराखंड में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, जिस प्रकार की परेशानियां हैं, जिस प्रकार के अभाव हैं, उन अभावों में हमारी मातृशक्ति अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से वो लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से जो शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, यानी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो सच में मुझे लगता है जिस प्रकार का परिश्रम हमारी मातृशक्ति कर रही है, जिस प्रकार हर क्षेत्र में आज वो चाहे विकास हो, प्रगति हो, गति हो, उन्नति हो, आज चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मिंग का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में, मैं एक क्षेत्र की बात करूंगा तो अन्य क्षेत्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। हर क्षेत्र में वो जिस कौशल के साथ काम कर रही हैं, सच में वो एक ध्वजवाहक के रूप में काम कर रही हैं। और मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है कि 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम उत्तराखंड की मातृशक्ति करने वाली है, हर क्षेत्र में। और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्माण की बात हो तो राज्य निर्माण का पूरा आंदोलन मातृशक्ति ने उसको राज्य निर्माण होने तक लगातार जारी रखा, लगातार उसको शक्ति देने का काम किया। चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर का कांड हो, सारे कांडों में हमारी मातृशक्ति ने पूरे देश को हिलाने का काम किया। राज्य को प्राप्ति दिलवाने का बहुत बड़ा प्रयास उनके माध्यम से किया गया। और यहाँ के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में मातृशक्ति का जो योगदान है वो अतुलनीय है। किस प्रकार से वो घर चलाती हैं, परिवार चलाती हैं, किस प्रकार से जो है यहाँ की व्यवस्था को संचालित कर रही है, पूरे तंत्र को चलाने में वो एक धुरी की तरह काम करती हैं। अगर ये संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता तो मातृशक्ति को राजनीतिक रूप से सशक्त और नीति निर्माण में उनकी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित होती। ऐसे समय में उनके संवैधानिक अधिकारों को टालना केवल विधायी नहीं बल्कि सामाजिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करना है। ये देश की आधी आबादी के साथ अन्याय के समान है और इसका व्यापक प्रभाव लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पुनः यह स्पष्ट करती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और संतुलित प्रतिनिधित्व के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह विषय किसी एक दल का नहीं है बल्कि देश के भविष्य का, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी देश की माताओं बहनों को संबोधित करते हुए, सीधे संवाद करते हुए इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने महिलाओं से
देश की मातृशक्ति से क्षमा याचना करते हुए कहा है कि प्रयासों के बावजूद भी बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि देश हित सर्वोपरि है। उस दल हित को देश हित से ऊपर रख रहे हैं, जबकि ये संशोधन किसी से कुछ छीनने का नहीं था, बल्कि ये संशोधन सभी को अधिकार देने का प्रयास था। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिल पर ऐतिहासिक जो बिल था उस पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। 1996 से महिला आरक्षण का ये विषय लंबित पड़ा हुआ है। कई बार प्रयास हुए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, उस समय कमी रही। और अब ये विषय जब प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लेकर आए तो उस समय फिर इसको टाला गया है। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने सारे काम महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए किए हैं कि देश के इतिहास में वो पहले प्रधानमंत्री हैं। पहले उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उज्ज्वला योजना शुरू की, मुद्रा योजना शुरू करी, सुकन्या समृद्धि योजना, वन स्टॉप सेंटर, निर्भया कांड, मातृ वंदना योजना, स्टार्टअप इंडिया, महिला ई हाट, राष्ट्रीय महिला कोष, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, अनेक योजनाएं आज देश के अंदर चल रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जिससे सीधे सीधे महिलाओं को कहीं न कहीं इज्जत से जीने का अधिकार मिला है। उत्तराखंड में भी हमने, चाहे वो सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देना हो, सहकारी समितियों में आरक्षण देना हो, लखपति दीदी चलानी हो, महिला स्वरोजगार स्वयं सहायता समूह योजनाएं चलाना हो, नंदा गौरा योजना हो, महालक्ष्मी योजना हो, नारी सशक्तिकरण में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और महिलाओं का सम्मान हमेशा राजनीति से ऊपर का विषय है। राज्य में महिलाएं हमारी हर व्यवस्था को संचालित करती हैं। और सबसे बड़ा है कि हमारे राज्य में यूसीसी का कानून, जो देश की 50% आबादी है, उस 50% आबादी को 100% सुरक्षा और सशक्तिकरण का गारंटी देने वाला कानून सबसे पहले कहीं लागू हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। और हमने महिलाओं के प्रति अपनी गंभीरता दिखाई है इसको लागू करके। हमारी लड़ाई महिला सशक्तिकरण के खिलाफ खड़ी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ है। कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है लटकाओ, भटकाओ, अटकाओ। उनकी इस नीति ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। लेकिन अब देश जागरूक हो गया है, देश की नारी जागरूक हो गई है। जो आज नारी शक्ति बंधन को आज रोक रहे हैं, समय उन्हें अवश्य जवाब देगा। और यह विषय राजनीति से ऊपर है। हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान का प्रश्न है। महिलाओं की उम्मीदों को बार बार टालना अन्याय है। हम देश की हर नारी को विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके अधिकार उनको जरूर मिलेगा। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।